तो चलिए बात करते हैं 19वीं सदी के यूरोप की। एक ऐसा वक्त जब आज़ादी और एक राष्ट्र होने का विचार किसी चिंगारी की तरह पूरे महाद्वीप में फैल रहा था। देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। और ये जो बात है ना, ये उस दौर की आत्मा को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ती है। ये सिर्फ तारीखों की कहानी नहीं है, बल्कि उन लोगों की कहानी है जिन्होंने सदियों की खामोशी को तोड़कर अपनी आवाज उठाने की हिम्मत की। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस समय के यूरोप में जाना होगा। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां राजाओं और सम्राटों का बोलबाला था और बदलाव का कोई भी ख्याल उसे बेरहमी से कुचल दिया जाता था। देखिए, उस समय यूरोप पर पुराने राजघरानों की पकड़ बहुत मजबूत थी। ये राजा और सम्राट अपनी सत्ता बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। आम लोगों की जिंदगी कैसी थी? बस सेंसरशिप, हर तरफ निगरानी और एक अनकहे डर के साए में कट रही थी। तो असल में यही वो टकराव था जिसने पूरी 19वीं सदी को शक्ल दी। एक तरफ थी सदियों पुरानी राजशाही जो सिर्फ कंट्रोल और डर पे टिकी थी, और दूसरी तरफ थे नए नए जबरदस्त आइडिया जैसे आज़ादी, राष्ट्रवाद और एक बेहतर भविष्य के सपने। और पता है, ये विचार सिर्फ किताबों या बातों तक ही नहीं रहे। बहुत जल्द ये सड़कों पर उतर आए और पूरे यूरोप में विद्रोह की पहली चिंगारियां भड़क उठीं। इस बदलाव की जो पहली बड़ी लहर उठी वो आई फ्रांस से। 1830 की जुलाई क्रांति ने वहां के निरंकुश बर्बन राजवंश को उखाड़ फेंका और एक संवैधानिक राजतंत्र बनाया। ये पूरे यूरोप के लिए एक बहुत बहुत बड़ा संकेत था। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिच ने ये बात कही थी और ये एकदम सटीक थी। वो जानते थे कि फ्रांस में जो हुआ है वो सिर्फ एक चिंगारी है जो अब पूरे यूरोप में आग लगाने वाली है। इसी आग की एक और लपट यूनान में भी जली। सदियों से ओटोमन साम्राज्य के नीचे रहने के बाद यूनानियों ने अपनी आज़ादी के लिए एक लंबा संघर्ष शुरू किया, और उनका ये विद्रोह यूरोप भर के कलाकारों, कवियों और आज़ादी चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, ये जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो सिर्फ लड़ाइयों और राजनीति से पैदा नहीं हुई थी। इसकी जड़ें असल में कहीं ज्यादा गहरी थीं, लोगों की अपनी संस्कृति में, उनकी साझा पहचान में। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक राष्ट्र बनता कैसे है? क्या सिर्फ जमीन के टुकड़े और सरकारें बना देने से कोई देश बन जाता है, या फिर उसकी आत्मा कहीं और बसती है? उस दौर के जो रोमांटिक विचारक और कलाकार थे, उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र की असली पहचान उसकी सीमाओं से नहीं, बल्कि उसके लोगों के लोकगीतों, उनकी कहानियों, उनकी भाषा और उनके साझा इतिहास से बनती हैं। इसका एक बहुत जबरदस्त उदाहरण है पोलैंड। रूसी साम्राज्य के दमन के खिलाफ अपनी पोलिश भाषा को जिंदा रखना सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं था। नहीं, ये अपनी राष्ट्रीय पहचान को बचाने और विरोध करने का एक प्रतीक बन गया था। लेकिन इन रोमांटिक विचारों के साथ साथ एक बहुत कड़वी सच्चाई भी थी। 1830 का दशक आर्थिक रूप से बहुत मुश्किल दौर था। बढ़ती आबादी, बेरोजगारी और भूख, इन सब ने आम लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। और फिर आया साल 1848। इसे राष्ट्रों का वसंत भी कहा जाता है। ये कोई एक विद्रोह नहीं था, बल्कि ये पूरे महाद्वीप में बदलाव के लिए उठी एक सामूहिक आवाज थी। एक साथ इस बार आंदोलन की बागडोर पढ़े लिखे मध्य वर्ग के हाथ में थी, और उनकी मांगें बिल्कुल साफ थीं। वो चाहते थे राष्ट्रीय एकता, एक लिखा हुआ संविधान, प्रेस की आज़ादी और हर नागरिक के लिए व्यक्तिगत अधिकार। पर इस आज़ादी के नारे में एक बहुत बड़ा लेकिन छिपा था। ये आज़ादी असल में सबके लिए नहीं थी। एक तरफ तो नए नए अधिकारों की बात हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मजदूरों और महिलाओं की आवाज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। उन्हें वोट देने या राजनीतिक जीवन में हिस्सा लेने के कोई अधिकार नहीं दिए गए। जैसा कि उस समय की एक महिला अधिकार कार्यकर्ता लुइस ओटो पीटर्स ने साफ साफ कहा था, स्वतंत्रता अविभाज्य है। मतलब सच्ची आज़ादी का मतलब होता है सबके लिए आज़ादी। आप उसे टुकड़ों में नहीं बांट सकते। तो इन सारी क्रांतियों का अंजाम क्या हुआ? क्या ये सफल हुई? अगर ऊपर ऊपर से देखें तो जवाब होगा नहीं, लेकिन इनकी विरासत कहीं ज्यादा गहरी और पेचीदा है। ये सच है कि पुराने राजाओं महाराजाओं ने इन विद्रोहों को पूरी ताकत से कुचल दिया, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने कुछ ऐसा खो दिया जो फिर कभी वापस नहीं आ सका। वो थी उनकी असीमित सत्ता। पुरानी दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। शायद सबसे बड़ा सबक तो खुद उन शासकों ने ही सीखा। उन्हें यह एहसास हो गया कि बदलाव को हमेशा के लिए टाला नहीं जा सकता। या तो वो खुद सुधार करेंगे या फिर एक दिन क्रांति उन्हें पूरी तरह से हटा देगी। और इन क्रांतियों ने कुछ ऐसे बुनियादी सवाल खड़े किए जो आज भी हमारे लिए मायने रखते हैं।
पहला सवाल, एक राष्ट्र का हिस्सा कौन है, किसे हम अपना माने और किसे नहीं। दूसरा, उतना ही जरूरी सवाल, सत्ता आखिर किसके हाथ में होनी चाहिए? देश का भविष्य कौन तय करेगा? कुछ गिने चुने लोग या फिर सारे नागरिक मिलकर? और सबसे अहम सवाल, किसकी आवाज मायने रखती है? हमारे समाज में किसे बोलने का हक है और किसकी आवाज को अक्सर दबा दिया जाता है? आखिर में 19वीं सदी की ये कहानी हमें एक बहुत शक्तिशाली सच्चाई याद दिलाती है। आज़ादी कोई तोहफा नहीं है जो किसी को थाली में सजा कर दे दिया जाए। ये एक अधिकार है जिसे हर पीढ़ी को अपनी हिम्मत से, अपनी आवाज़ से और अपने कामों से हासिल करना पड़ता है।